गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 10th की मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम है। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में कुछ एक्सरसाइज जो कि था एक्सरसाइज नंबर 3.4 तक लगाया था, जिसमें हम लोग ने अभी तक क्या क्या सीखा। हम लोग ने किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बनाना सीखा, पहचानना सीखा और उसे सॉल्व करने के दो तरीके सीख लिए, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, तो बिफोर प्रोसीडिंग टू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आपको इस बात का कुछ फंडामेंटल चीजें जैसे लीनियर इक्वेशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ये सब अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, और जो तीन कंडीशन आप लोग ने पहले पढ़ी थी कि जो दो लीनियर इक्वेशन होते हैं उनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनके आपस में कोई संबंध होता है, वो ये कि उनके जो रेशियोज हैं अगर वो तीनों बराबर आ रहे हैं तो लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। अगर a1 a2 अपन b1 b2 बराबर आ रहे हैं लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं आ रहा तो वो कोइंसिडेंट का केस था शायद। एंड अगर a1 अपन a2 b1 b2 के बराबर ही नहीं होता तो वो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती थी। तो ये तीन केस आपको एकदम माइंड में सेट होने चाहिए। अब उसी के आगे बढ़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इट समवट लुक लाइक एलिमिनेशन आल्सो, बट तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों बोलते हैं। ऐसे तो आपके बुक में पेज नंबर 57 को देखेंगे तो उसमें एक एग्जांपल दिया है जिसमें इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऑब्जर्व करेंगे आप। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आपको दिया है 5x प्लस 3y माइनस 35 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y 2x प्लस 4y माइनस 28 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। इन दोनों इक्वेशन को जब आपको दिया गया है तो आपको कहा कि इसे सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या किए, एलिमिनेशन मेथड पे ही आते हैं वापस एक बार। तो आप इसमें डिसाइड किए कि y का कोफिशिएंट सेम करना है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें 4 से कर दोगे, तो ऊपर वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, 5 इंटू 4x प्लस 3 इंटू 4y माइनस 35 इंटू 4। ध्यान देते रहिएगा। इसी तरह इस वाले इक्वेशन को में क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 4y माइनस 28 इंटू 3 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब जब आपने यहाँ तक सॉल्व किया, आप इसमें क्या करते थे, एलिमिनेशन के लिए इसको सब्ट्रैक्ट करते थे, तो आप सब्ट्रैक्ट करिए। 5 इंटू 4 मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, 5 इंटू 4 20 नहीं कर रहा हूँ, कोई वजह है इसलिए। तो देखिएगा 5 इंटू 4x प्लस 3 इंटू 4y माइनस 35 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 4y, बस इसे समझने की कोशिश करिएगा, माइनस 28 इंटू 3 इक्वल टू 0। यहां तक हो गया, कुछ गलत हो गया, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा, ठीक है ना। ये जो सिचुएशन बची इसमें से x कॉमन कर दीजिए, ठीक है ना। इसमें से x कॉमन कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 प्लस सॉरी माइनस 3 इंटू 2, क्या आ गया, x। अब इसको देखिए, इस सिचुएशन को, इसे क्या लिखेंगे, प्लस 28 इंटू 3 माइनस 35 इंटू 4 इक्वल टू 0 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इस पूरे के पूरे रिजल्ट को राइट साइड भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2 एक्स, इस प्लस ये वाला प्लस है तो माइनस, वो माइनस है तो ये वाला प्लस, यानी कि 35 इंटू 4 माइनस 28 इंटू 3। आपको x की वैल्यू निकालनी है ना, x में ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाएगा तो डिवाइड, यानी कि x इक्वल टू 35 इंटू 4
माइनस 28 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, ये हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है? ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि इसमें ये जितने भी नंबर है, ये सारे के सारे जो हमने दो इक्वेशन लिखे थे उसके कोफिशिएंट्स हैं, यानी कि x की जो वैल्यू होती है वो इंटायरली दोनों इक्वेशन में प्रेजेंट कोफिशिएंट्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो जब तुम ध्यान दोगे, ध्यान देना, मैं इक्वेशन को लिख रहा हूं वापस, और उसको ऑब्जर्व करके हम लोग इसका एक जनरलाइजेशन करेंगे। इक्वेशन है आपका, यही था इक्वेशन आपका, ये था 5x प्लस 3y माइनस 35 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 28 इक्वल टू 0। ओके, ये था। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इस इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपेयर करिए, और इस वाले इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर करिए। ओके, इसको इससे, है ना, इसको इससे। तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ध्यान दीजिएगा, 35 क्या है आपका? c1, तो ये क्या है? माइनस c1 है ना, मतलब c1 की वैल्यू होगी ये, जो भी होगी c1। एक मिनट, तो ध्यान देते रहिएगा, साइन भी लेंगे हम लोग। यहाँ ये माइनस c1 है, ठीक है, माइनस c1, एंड ये जो इसमें है क्या नाम है, 4 क्या है? b2, c1 इंटू b2। अब देखिएगा -28 पूरा का पूरा क्या है? c2, यानी कि प्लस c2। -28 पूरा का पूरा c2 है, इसलिए ये प्लस c2 आएगा, c2। और 3 क्या है आपका? d1 अपॉन, अब देखिए 5 क्या है आपका? a1, एंड 4 क्या है आपका? b2, और क्या बचा? -3 है आपका b1, एंड 2 है आपका a2। ये आ गया रिजल्ट। यानी कि इसको थोड़ा सा सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, c2 इंटू b1 माइनस c1 इंटू b2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। ये आ गया रिजल्ट, ये है आपका मेन रिजल्ट। यानी कि जो हमारा x है वो अल्टीमेटली इन कोफिशिएंट्स पे डिपेंड कर रहा है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी तक कहीं नजर नहीं आया, अभी आएगा, इंतजार करिए, होगा ये। इस रिजल्ट को याद रखिए, आपकी बुक में भी लिखा है ऐसे, तो अगले पेज पे लिखा है, पेज नंबर है आपका पेज नंबर 58, पेज नंबर 58 पे ये रिजल्ट लिखा हुआ है। तो इसी तरह से जैसे x निकाले ना, y के लिए भी एक रिजल्ट दिया आपके ही बुक में, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिएगा, मैं बताने जा रहा हूँ एक एक चीज इसी में। जैसे x के लिए रिजल्ट आया ये वाला, है ना, इसी तरह y के लिए भी एक रिजल्ट बनेगा। वो ये कि y की जो वैल्यू होती है वो होती है, आप लोग करिएगा, है ना, c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस b1a2। ये x के लिए आ गया, ये y के लिए आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों में एक चीज कॉमन है, ये नीचे वाला रिजल्ट है ना। यानी कि अगर आपको दिए गए दो इक्वेशन हो तो डायरेक्टली आप उसकी वैल्यू इसमें उठा के x और y का आंसर निकाल सकते हैं। वो जितना भी वो तिगड़म वाला काम था, आपको ये फॉर्मूला याद है, तो आप डायरेक्टली इसमें पुट करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं बिना वो इधर उधर वाला काम किए, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जैसा मेथड यूज किए। तो ये थोड़ा सा आसान लग रहा है कि वैल्यूज अगर हमको साफ दिख रहा है इक्वेशन, वैल्यूज डाला, सॉल्व किया, आ गया। तो इसमें एक खास बात है, वो ध्यान देखिएगा, इसमें ये जो डिनोमिनेटर है दोनों में सेम है, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है,
हमेशा जब डिवीजन में चीजें आती हैं तो उसमें डिनोमिनेटर की एक क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया मतलब एक डिनोमिनेटर का एक सीमित दायरा होता है कि उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। यानी कि क्या हम लोग जानते हैं 2 से 0 को डिवाइड नहीं कर सकते, बताया मैंने। 3 से 0 को नहीं कर सकते, है ना। यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर भी होगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू आपने 0 कर दी तो रिलेशन अनडिफाइंड होगा, यानी कि x और y की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। अब एक बात बताओ, ऐसा कौन सा सिचुएशन होता था जिसमें x और y की वैल्यू नहीं मिलती थी? जब लाइन आपस में पैरेलल होती थी, नो सॉल्यूशन। तो यानी कि नो सॉल्यूशन वाले केस में याद करो, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर होता था कि नहीं होता था? अगर ये पैरेलल का केस है, पैरेलल का केस है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a1 इंटू बी टू इज इक्वल टू b1 इंटू a2। इसको इधर भेजो, a1 b2 माइनस b1 a2 इक्वल टू 0। आया 0? यानी कि इस डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। इन केस आपने इसको 0 रख दिया, यानी कि ये पूरा का पूरा 0 के बराबर है, तो a1 b2 इसके बराबर होगा, यानी कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर होगा, यानी कि ये केस पैरेलल का होगा। क्लियर हुआ बात? यानी कि जब आप इसे सॉल्व करने जाओगे, आप डायरेक्टली पहले इस रिजल्ट को चेक करो, क्या ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ये 0 आ रहा है तो यानी कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, अदरवाइज मिलेगा। अब मिलेगा तो कौन सा मिलेगा, क्या मिलेगा, वो हम लोग देखते हैं। तो पहला केस फर्स्ट, इसको दो केस में स्टडी करते हैं। केस फर्स्ट, पेज नंबर 59, ठीक है ना, पेज नंबर 59, ध्यान दीजिएगा। पेज नंबर 59 में केस फर्स्ट है कि a1 इंटू बी टू माइनस a1 इंटू a2 इंटू b1 इज नॉट इक्वल टू 0। मान लीजिए इनकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तब क्या होगा? यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a1 b2 इज नॉट इक्वल टू a2 b1। ये समझ में आया कैसे आया? कोई ऐसा जिससे ना आ रहा हो? ओके सर आ गया। आ गया, चलो ठीक है। 2 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है, 2 इज नॉट इक्वल टू 3। नहीं समझ में आया? इस चीज को लेफ्ट साइड भेजोगे बस, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा, ये हो गया। अब उसी जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं, a1 अपॉन b1 इज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये केस कौन सा होता था? यूनिक सॉल्यूशन का। यानी कि जब आपका a1 अपॉन a2 माइनस a2 अपॉन b1 0 के बराबर नहीं होगा, तो इसका आंसर एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यानी कि x की कोई एक वैल्यू आएगी और y की कोई एक आएगी, और उसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, केस सेकंड बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर a1 अपॉन b2 बराबर है a2 अपॉन b1 के, 0 बराबर है, यानी कि a1 अपॉन a2 किसके बराबर होगा, b1 अपॉन b2 के। अब ध्यान दीजिए, इसके दो पॉसिबिलिटीज बनती है। पहला कि ये पूरा जो है c1 अपॉन c2 के बराबर ना हो, और दूसरा होता है कि ये c1 अपॉन c2 के बराबर हो, ठीक है ना। तो जब इसका c1 अपॉन c2 के बराबर भी होगा ये, तो इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। और जब इस c1 c2 के बराबर नहीं होगा तो नो सॉल्यूशन। यानी कि इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पर 0 आ रहा है, तो आप डायरेक्टली ये बात नहीं क्लेम कर दो कि ये दोनों केस पैरेलल का है। आप ये भी देखोगे कि c1 अपॉन c2 क्या आ रहा है। c1 अपॉन c2 अगर 0 नहीं आ रहा है, बराबर नहीं है इसके, तब तो वो नो सॉल्यूशन पैरेलल का केस है। और अगर वो बराबर है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यानी कि कोइंसिडेंट का केस है। अब एक चीज और ध्यान देना,
एक चीज इसमें ये ध्यान देना कि अगर मैं कह दिया, मान लीजिए आपको a1 b2 माइनस b1 a2 सॉल्व किया, 0 आ रहा है, यानी कि a1 अपन a2 b1 अपन b2 के बराबर है। मैं कह दिया कि इसे इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन बनाओ, तो ये बात जरूरी हो जाएगी कि c1 अपन c2 के बराबर हो, c1 बाई c2 भी इसके बराबर होगा ना। यानी कि जब इसके लिए c1 बाई c2 के बराबर होगा, इसका कोई आंसर आएगा उसी के बराबर ये वाला आंसर भी होगा। यानी कि c1 जो है k टाइम्स ऑफ c2 होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। कैसे, फिर से समझिए। मैंने बोला कि यहां तक आपको रिजल्ट दिया है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, यहां तक दिया था। जब आपको यहां तक दिया, मैंने कहा कि इसमें इसको इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन बनना है, तो इस चीज को होने के लिए इसको c1 अपॉन c2 को भी इसके बराबर होना पड़ेगा। यानी कि अगर इसका आंसर 1/2 आ रहा है, इसका 1/2 आ रहा है, तो इसका भी आंसर 1/2 आना चाहिए। अगर इसका आंसर 1/2 आना चाहिए, यानी कि c1 जो है हाफ ऑफ c2 होना चाहिए, यानी कि c1 और c2 एक दूसरे के कुछ मल्टीपल्स होंगे। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देख लीजिए इसमें, तो ये सारी चीजें तो पता है आपको। अब इसमें एक खास चीज देखने लायक है, वो ये, ध्यान से देखिएगा जो बताने जा रहा हूं। जो बताया पेज नंबर 59 पे है, एक बार इसे पढ़िएगा जरूर अपने से। ठीक है, घर पे पढ़िएगा जरूर, कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा अगली क्लास में। अब देखिएगा, इसमें एक बात बताइए, इसे जो है ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे। ऐसे लिख सकते हैं, नहीं समझ में आया? और कोई स्टूडेंट्स? चिराग, अभिषेक, लोकेश, दीपक, कृष्णा, प्रशाली, शिवांगी एंड स्नेहा। यस सर। हाँ, यहाँ से ये वाला कैसे बना, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? चलिए इस तरह देखिए, y इक्वल टू 2/3 इज सेम एज y/2 इक्वल टू 1/3। अब क्लियर हुआ? नहीं हुआ? ठीक है। सुमित, नहीं हुआ? y इक्वल टू 2/3 है यहाँ पर, इस 2 को इधर ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? कैसे लाएंगे? दोनों साइड 2 से डिवाइड करिए। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा, इसी तरह क्या इस वाले को भी लिख सकते हैं, x अपॉन c2b1 माइनस c1b2 इज इक्वल टू 1/a1b2 माइनस b1a2। लिख सकते हैं इसको भी, हो गया। अब बताइए क्या ये रिजल्ट ये सेम है? ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी सेम होगा कि नहीं? होगा ना। यानी कि आपका जो कंक्लूजन निकला वो ये कि, मैं यहां लिख दे रहा हूं, x अपॉन c1b1 c2b1 माइनस c1b2 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1/a1b2 माइनस b1a2। ठीक है, ये पता चल गया रिजल्ट। इस रिजल्ट को याद रखना है। अब कैसे याद रखेंगे सर, ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है याद रखने में। तो याद रखने का तरीका देखिए, याद रखने का तरीका ये है, आप पहले ये लिख लीजिए, x लिख लीजिए, y लिख लीजिए और 1 लिख लीजिए। x, y और 1 आ गया। अब हमको इसका ये नीचे वाला चाहिए,
तो x के नीचे पहले पहले ये लिख लीजिए b1 c1 a1 b1 b1 c1 a1 b1। अब देखिए इसी के नीचे ये लिख लीजिए b2 a b, इस तरह याद रखिए a b c a b, फिर b आएगा, फिर b c a b, इस टाइप से साइकिल है ये, है ना। b2 c2 a2 b2। अब ध्यान दीजिएगा ये वाला रिजल्ट कैसे बनेगा, b1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, c2 से, ठीक है। पहले ऐसे, फिर c1 को b2 से मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे। इसी तरह c1 को a2 से करेंगे, c1 को किससे करेंगे a2 से, और c2 को a1 से, ये वाला माइनस कर देंगे। इसी तरह a1 को b2 से करेंगे और a2 को b1 से करके माइनस कर देंगे। तो ये रिजल्ट ऐसे आप याद रख सकते हैं, आपको बस ये याद होना चाहिए स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अब ये बताइए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई है कि नहीं, क्रॉस में मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसीलिए इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। तो यानी कि किया क्या जाता है, जब आपको दो इक्वेशन दिए होते हैं, है ना, जब आपको दो इक्वेशन दिए होते हैं, आप डायरेक्टली b1 c1 a1 b1 ये रखते हैं, x y रख के इसको सॉल्व करते हैं, और यहाँ एक आंसर आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर आ गया 3, तो 2 को इधर भेजेंगे, y की आंसर क्या आ जाएगा 2/3, सॉल्व हो गया तुरंत। इसी तरह यहाँ पर जो भी यहाँ पर 3 आंसर आ रहा है, इसका आंसर आया 1, तो उसको भेजेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3। इसीलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। ये भी एक तरह का कन्वीनियंट मेथड है। एंड जब हायर क्लास में जाओगे, आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे, तो उसमें इस मेथड का ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि ये ज़्यादा कन्वीनियंस रहता है यूज करने में। पता चलेगा आगे और क्यों, ठीक है ना। क्योंकि जितने भी बड़े आप क्लास में जाओगे, जितने भी हायर टीचर्स रहेंगे, आप बड़े मैथमेटिशियन से पढ़ोगे, तो वो इसी मेथड का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा क्यों। तो ये था मेथड। ऑलमोस्ट आई थिंक आप लोग को क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि पहले से भी नहीं जानते थे। और देखिए एक एग्जाम्पल नंबर 14 देख लीजिएगा। ये फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द pair of equation given below has a unique solution। ओके, एक एग्जाम्पल नंबर 14 खुद से देखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 14 खुद से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 15 बताने जा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 15 में आपको दो इक्वेशन दिए हैं, बहुत आसान है ऐसे तो, फिर भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं एक बार, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है इसलिए, बस बाकी आप कर सकते हैं। तो आपको कहा है कि कौन सी ऐसी वैल्यू होगी p की, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p is such that the given pair of equation have unique solution। यानी कि इसका जो ग्राफ होगा वो लाइन आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है ना। कहाँ ध्यान है सुमित, आर यू गेटिंग और नॉट। तो ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है। तो आप ध्यान दीजिए, पहले इसको कंपेयर कर देंगे इक्वेशन, है ना, लिख देंगे कंपेयरिंग इक्वेशन वी हैव a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, b1 की p, c1 की 8, a2 की 2, b2 की 2 एंड c2 की 2। ये हो गया। तो हमारा यूनिक फॉर यूनिक सॉल्यूशन, सो फॉर यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पूरा लिखेंगे आप, मैंने शॉर्ट में लिखा। फॉर यूनिक सॉल्यूशन वी नो a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। इसे इनइक्वालिटी बोलते हैं, फिर से बता दो,
जिस केस में इक्वल नहीं होता इक्वेशन में उसे बोलते हैं इनइक्वालिटी। तो ये एक्सप्रेशन इनइक्वालिटी का है, वर्ड ये है INEQUALITY, इनइक्वालिटी। ठीक है ना। जैसे कि कभी भी किसी भी इंग्लिश में आप ध्यान देना, कभी भी किसी भी वर्ड के आगे इक, इल, इब, इम, इन, इर ये सब लगता है तो वो उसका ऑपोजिट बन जाता है। जैसे रिस्पॉन्सिबल का इररिस्पॉन्सिबल तो इर बस लग जाता है ना। मटेरियल का इमटेरियल, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसी तरह इक्वालिटी के आगे इन लग गया तो इनइक्वालिटी ऑपोजिट हो गया उसका, इस बात का ध्यान रखिए। तो इसको सफिक्स बोलते हैं, उपसर्ग प्रत्यय, हिंदी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ऐसा ही कुछ है ये। तो ये इनइक्वालिटी है। तो A1/A2 की वैल्यू क्या है, 4/2 इज नॉट इक्वल टू P/2। जो आप इक्वालिटी सॉल्व करते हैं वही उसी तरह सॉल्व होता है, बस इक्वालिटी की जगह इनइक्वालिटी का साइन रहता है यहाँ पर। तो 2 को इधर भेज देंगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। एंड 2 को इधर भेज देंगे, P शुड बी नॉट इक्वल टू 4। यानी कि इस इक्वेशन को ध्यान से, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं चाहता हूं इसका यूनिक सोल्यूशन है, तो P की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 4। यानी कि 4 की जगह कुछ भी रख दे, 5, 6, 7, 8, 1.2, 3.6, 3.999 भी रख देंगे तो भी इसका यूनिक सोल्यूशन ही आएगा। इन केस चलिए मान लीजिए 4 रख दिया, तब देखे क्या होता है। मान लीजिए यहां पर आपने क्या रखा, 4, तो देखिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 but not equal to C1/C2। that means this is the case of parallel lines, okay। तो ये पैरेलल लाइन हो जाएगा, तो पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशन आता है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 16 आप लोग खुद कर लेंगे। तो shall I touch the exercise 3.5? Before that, if anyone wants to ask something, then make sure to ask। आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो बोले, नहीं तो फिर एक्सरसाइज 3.5 को मैं टच कर दूं आज। No, sir. Okay, so let's begin। Okay, ध्यान दीजिएगा। Which of the following pair of linear equation has a unique solution? No solution, infinitely many solution। In case of their unique solution, find it by using the cross multiplication method। Okay, so 3 3 कृष्णा, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड बता रहा हूँ, फर्स्ट का सेकंड देखिए, 2x plus y equal to 5 and 3x plus 2y equal to 8। अब ध्यान दीजिएगा, आपको कहा है कि पहले इस बात को चेक करो कि या ये यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट में नहीं है, या नो सॉल्यूशन है। अगर यूनिक है तो सॉल्व भी करो, ठीक है ना। तो हम लोग डायरेक्टली पहले वी कैन राइट द इक्वेशन एज 2x plus y minus 5 equal to 0 and 3x plus 2y minus 8 equal to 0, ठीक है ना। इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। थोड़ा जल्दी जल्दी देखिएगा। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 by a1x plus b1y plus c1 equal to 0
and a2x plus b2y plus c2 इक्वल टू 0, ठीक है, रिस्पेक्टिवली लास्ट में लिख देंगे रिस्पेक्टिवली, यानी कि इसको 1 से करना है, इसको 2 से करना है. दिस इंप्लाइज दैट a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1 एंड c1 इज इक्वल टू -5. डायरेक्ट ये मत कर दीजिएगा यूनिक सोल्यूशन a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, पहले बताइए कि a1 a2 b1 क्या है, ठीक है ना. एंड a2 is equal to 3, b2 is equal to 2 and c2 is equal to -8. यहाँ तक हो गया. Now for unique solution, मत करिए. Now a1 upon a2 is equal to a1 upon a2 करिए, क्या आया 2 upon 3 and b1 upon b2 is equal to 1 upon 2 and c1 upon c2 is equal to -5.8. ऊपर वाला इरेज कर रहा हूं, यहां कर दे रहा हूं, इसको इरेज कर दे रहा हूं, लीजिए. So we have a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. So pair of linear equations will have unique solution. Okay. काम का था, चलो यहीं से कर देंगे. चलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं इस यहाँ से कोफिशिएंट उठा लूंगा, आप लोग ध्यान रखिएगा. तो यूनिक सॉल्यूशन होगा. अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए कौन सा होगा वो यूनिक, है ना. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर रहा है, तो हमारा x y 1 b1 इज इक्वल टू, b1 की वैल्यू क्या है 1, b1 इक्वल टू 1, है ना. b1 c1 इज इक्वल टू -5 था. जी सर. कुछ गड़बड़ हो गया, c1 यहाँ लिखेंगे, c1 इज इक्वल टू -5 एंड a1 इज इक्वल टू 2 एंड b1 इज इक्वल टू 1. ओके, ये हो गया. कभी भी कोशिश करिए, ऑनलाइन हो या ना हो, चैट पे मैसेज जब तक बोला ना जाए तब तक ना आए. किसी सबके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए, क्योंकि आज तक जितनी बार भी चैट हुआ है सबकी फोटोज मैंने रखी है ना. कुछ स्टूडेंट्स पढ़ने भी आते हैं ऑफलाइन यहाँ पे, उन्हीं से पूछ लीजिएगा कि मैं रिकॉर्ड रखता हूँ या नहीं रखता हूँ, ठीक है. तो इस बात का ध्यान रखिए. b2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 2 एंड सॉल्व करना जानते हैं ऐसे आप लोग. इन केस नहीं भी कंप्लीट हो पाए करिएगा खुद, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ. b2 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू 8 एंड a2 इक्वल टू 3 एंड b2 इज इक्वल टू 2. हो गया. अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू दिस 1 इंटू 8, 1 इंटू 8 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 1 इंटू 8 -5 इंटू 2, -5 इंटू 2 हो जाएगा -10. ओके. y अपॉन क्या हो जाएगा -5 इंटू 3 -15 -2 इंटू 8 16. ओके, 16 and this is equal to a2 in
2 इंटू 2 4 माइनस 3 वन जा 3 सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/1 यानी कि 1 यानी कि 8 माइनस 10 माइनस माइनस